सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरा नमस्कार है। और जिस तरह से मालविका ने कहा कि मेरी जो एक्सपर्टी तो ना कही जाए, पर मेरी जो प्रैक्टिस है वो फैमिली लॉस के अंदर है, और खास करके इन दिनों जो ज्यादा से ज्यादा केसेस आते हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस पे है। तो इस विषय पर मैं थोड़ा आपको अच्छी तरह से बता सकूंगी। तो हम शुरू करते हैं। मैं आपको पूरे थ्रू आउट द टाइम हम किस तरह से प्लेस्ड है उसकी आपको समझा दूं। कि शुरू में हम बैकग्राउंड ऑफ वुमेन सिचुएशन इन इंडिया हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से थ्रू आउट द टाइम जो है वक्त बदलता गया और जरूरत पड़ी कई सारे कानून को बनाने की। उसके बाद हम देखेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट कभी आया और उसके अंदर किस तरह की प्रोविजन जो है वो महिलाओं के हक में दी गई है। और आखिर में एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस अगर आपके पास आता है तो एज एन एडवोकेट आपको क्या स्टेप लेने हैं और कोर्ट में किस तरह की प्रोसीजर होती है, मैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा हमेशा से सोसाइटी की सबसे बड़ी चिंता रही है। महिलाएं सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि अपने अपने ही घर में भी पूरी तरह से सेफ नहीं थी। घर और समाज दोनों जगह उन्हें फिजिकल, इमोशनल और इकोनॉमिक अब्यूज का सामना करना पड़ता था। जैसे कि हम जानते हैं कि पुराने समय में बाल विवाह, इसको चाइल्ड मैरिजेस कहा जाता है, सती प्रथा हुआ करती थी। सती प्रथा शायद हम लोगों को पता हो। अगर मैं ब्रीफ में कहूँ तो एक कम्युनिटी के अंदर अगर पति की डेथ हो जाती है और फिर उसको जब उसका अग्निदाह किया जाता है तो उस चिता के ऊपर वो जो उसकी वाइफ होती है वो बैठती है और उस चिता के साथ उस पत्नी को भी अग्निदाह दिया जाता है। यानी कि ये बताता था कि जब एक मेल पर्सन या हस्बैंड चला जाता है तो वाइफ जो फीमेल है उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहता है और इसके लिए उसका भी इस दुनिया में कुछ काम नहीं है। तो ऐसी सती प्रथाएं भी हुआ करती थी। अ, दहेज प्रथा जिसको हम डावरी सिस्टम कहते थे, ऐसी कई सारी कुरीतियां थी कि जिसकी वजह से महिलाओं के राइट्स और फ्रीडम पर बहुत असर पड़ता था। उन्हें एजुकेशन या प्रॉपर्टी या सोशल जो फ्रीडम है, सामाजिक स्वतंत्रता जो उनको आजादी मिलनी चाहिए, उनसे उनको वंचित रखा जाता था। पर समय के साथ साथ धीरे धीरे सोसाइटी में बदलाव आए। कई सोशल रिफॉर्मर्स और एक्टिविस्ट ने महिलाओं के जो ये अधिकार है उसके लिए बहुत संघर्ष किया। तो अगर हम हिस्ट्री में एक नाम देखते हैं तो राजा राम मोहन रॉय जी थे कि जिन्होंने ये सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई थी। हम ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में जान सकते हैं कि उन्होंने जो विडो होती थी कि जिनके हस्बैंड गुजर जाते थे यंग एज में, अगर वो लड़की है और विडो हो गई है, विधवा हो गई है, बेवा हो गई है, तो उनके भी रीमैरिजेस के लिए उन्होंने लड़त लड़ी और रीमैरिजेस एक्ट के लिए उन्होंने काम किया था। और कई लोगों ने बाल विवाह है, दहेज प्रथा के खिलाफ अवेयरनेस और जागरूकता फैलाई थी। अभी इनके प्रयासों की वजह से ही धीरे धीरे महिलाओं के लिए अलग अलग लॉज बने। महिलाओं की जो सुरक्षा है उसे सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर लॉज में बदलाव भी लाए गए। अगर हम देखें तो सबसे पहले जो लॉ बना है जो वुमेन के फेवर में था, वो लॉ 1929 में बना और वो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट जिसको शारदा एक्ट कहा जाता है वो बनाया गया था। अभी इस एक्ट का मकसद क्या था? इस एक्ट का मकसद ये था कि बाल विवाह को रोका जाए। बाल विवाह यानी 5 साल की लड़की, 10 साल की लड़की, 12 साल की लड़की की शादी कर दे। अभी वो फिजिकली भी उतनी स्ट्रांग नहीं होती है ना, डेवलप हुई होती है। हम जानते हैं कि 12-13 साल के बाद तो उनकी फिजिकल हेल्थ डेवलप होना शुरू होती है। कई सारे डेवलपमेंट जो उनके हैं वो 14 ईयर्स के बाद आते हैं। और उनकी इमोशनल तो ग्रोथ भी नहीं हुई होती, इंटेलेक्चुअल तो हम बाद में बात करें। तो ये जो अर्ली मैरिज की वजह से उनकी जो फिजिकल और इमोशनल जो उनको नुकसान होता था उनसे उनको बचाने के लिए ये एक्ट लाए गए। अभी बच्चियों की शादी ना हो उसके लिए एक्ट लाया गया, पर जब बड़ी लड़कियों की भी शादी होती थी तो अगेन उनको डावरी के लिए, दहेज के लिए बहुत परेशान किया जाता था। अगर आप थोड़ा सा पास्ट में पढ़े तो कई सारी लड़कियों को ससुराल में जला दिया जाता था। या उनको बहुत टॉर्चर किया जाता था। उनको मार दिया जाए, उनको इस तरह से टॉर्चर किया जाए कि वो खुद अपनी जान ले ले।
तो इसके लिए अगर हम देखें तो आफ्टर 32 इयर्स, आप अगर टाइमिंग भी देखें, 1929 से 1961 में डावरी प्रोहिबिशन एक्ट आया। और ये लाने की एक वजह ये भी थी कि ताकि दहेज प्रथा को खारिज किया जाए, और दहेज प्रथा से जो डोमेस्टिक वायलेंस होते थे, जो हरेसमेंट होते थे, जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन होता था, उसको रोका जा सके। अभी ये हुआ कि जैसे जैसे समाज में बदलाव आते गए, महिलाओं के हक के बारे में, महिलाओं के जो राइट्स है उसके बारे में अवेयरनेस फैलती गई, तो महिलाएं बाहर भी निकलने लगी। महिला अपनी मर्जी मुताबिक जहां उसे काम करना है, या फिर अगर फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है तो फैमिली को सपोर्ट करने के लिए वो जॉब करती थी, काम करती थी। तो अभी यहाँ जहां वो काम करने जाती थी वहां पर भी उनके लिए प्रॉब्लम्स होती थी। तो अगर इसके लिए अगर हम देखें तो 1976 के अंदर इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट लागू हुआ, कि जिससे महिलाओं को पुरुष के बराबर सैलरी और करियर अपॉर्चुनिटी मिल सके। क्योंकि फीमेल और मेल को एक जैसे सैलरी नहीं मिलती थी, उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी, क्योंकि भाई लड़की तो है शादी करके चली जाएगी, उसको प्रमोशन दिया, उसको आगे किया तो क्या मतलब है। फिर अगर मेल मेल ज्यादा है, समझो मैनेजर मेल है और डायरेक्टर मेल है, तो उनको मेल पर्सन में ज्यादा कंफर्टेबल हुआ करते थे फीमेल से। तो उनके पास वो क्वालिफिकेशन और उनकी क्वालिटी लाइफ होने के बावजूद भी उनको ये अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी। तो इस एक्ट के जरिए ये ध्यान रखा गया कि उनको ये अपॉर्चुनिटीज भी मिले, और अगर वो मेल के जैसा ही काम कर रही है, उनका वर्क प्रेफरेंस सेम है, तो उनको सैलरी भी सेम मिलनी चाहिए। तो महिलाओं के खिलाफ जो डिसरिस्पेक्ट या ऑब्ससेंस प्रदर्शन होते थे, तो उसके लिए भी कई बार ऐसा होता था कि मीडिया जो है या एडवर्टाइजमेंट में महिलाओं को अब तो अश्लील पिक्चर्स दिखाते थे, या फिर उनको महिलाओं की डिग्निटी पर जो आ जाते थे। तो ऐसी महिलाओं को पोर्ट्रेट ना किया जाए, इसके लिए 1983 में भी एक कानून लागू किया गया, जिसको इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट कहा जाता है, कि जिसके जरिए वुमेन्स की जो डिग्निटी है उसको मेंटेन किया जाए, और उनका जो गलत पोर्ट्रेयल होता था उसको बंद कर सके। और अगर वही हम आगे देखते हैं तो 1986 में कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट आया। हम बात करते हैं चाइल्ड मैरिज एक्ट आया, उसके बाद कई सालों के बाद 86 में जो है वो सती प्रथा, जिसके ऊपर काफी सारा काम किया गया, आखिरकार उसमें जो है ये कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट को लागू किया गया, ताकि सती प्रथा को पूरी तरह से नाबूद किया गया। कहीं पर भी ये प्रथा को चालू नहीं रखा जाता है, जिससे विडो के जो बेसिक राइट्स है जीने का, कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें राइट देता है कि हम जिए, पर कस्टम जब हमें जीने का अधिकार नहीं देता है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अधिकारों का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अधिकारों को साबित करने के लिए ये लॉज जो है वो लाए गए। अभी इन लॉज के पीछे का तो यही उद्देश्य रहा है कि महिलाओं के सिर्फ महिलाओं के खिलाफ अगर कोई गुनाह होते हैं, तो सिर्फ उनको पनिशमेंट ना मिले, सामने वाले को सिर्फ सजा ना मिले, बल्कि उन्हें प्रोटेक्शन मिले, महिलाओं को रिस्पेक्ट मिले, उनको लीगल सिक्योरिटी भी मिले। क्योंकि महिलाओं की सेफ्टी सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वर्क प्लेस में भी जरूरी थी। तो अगर आप लोग लॉ स्टूडेंट है, एस्पायर स्टूडेंट है, तो आप जानते होंगे कि कई सारे ऐसे लैंडमार्क जजमेंट है, जिसमें से एक जजमेंट है भंवरी देवी जी का, कि जो राजस्थान में एक सोशल वर्कर थी, और जब वो काम कर रही थी तब उन पर उनके एम्प्लॉयर जो थे, वो 5 लोगों ने उन पर गैंगरेप किया था, और ये केस जो है वो फिर कोर्ट में गया, और इसके तहत जुडिशियल एक्टिविज्म हुआ। यानी कि कई बार कानून बन गया है, कानून 50 साल पहले बना है, पर आज की जो प्रॉब्लम्स है वो अलग है, इसलिए जुडिशरी सिस्टम जो होती है वो एक्टिव हो जाती है, कानून बदलने की राह देखने के बदले आज का जो प्रॉब्लम है उसको किस तरह से सॉल्व किया जाए, और ये जो प्रॉब्लम है वो आने वाली जनरेशन या दूसरी महिलाओं को ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए जुडिशियल सिस्टम एक्टिविज्म हुआ, और उस टाइम पे जो है ये गाइडलाइंस बाहर निकाली गई, जो पॉश एक्ट 2013 के अंदर इसको शामिल किया गया। अभी पॉश एक्ट आप सब जानते ही होंगे कि सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमन एट वर्क प्लेस, और उसमें प्रिवेंशन होता है, प्रोहिबिशन होता है, और रेड्रेशन होता है। प्रिवेंशन यानी होना नहीं चाहिए, प्रोहिबिट अगर हुआ है तो उसको प्रतिबंध लगाना चाहिए,
और रेड्रेसल यानी अगर वो लड़की के ऊपर ऐसा कुछ हुआ है तो उसको रेमेडीज मिलनी चाहिए जो कानून में उसको मिलती है। रेड्रेसल यानी एक पूरी कार्यवाही होती है, फिर उसको कॉम्पनसेशन के तौर पे या किसी और तौर पे उसको रेमेडी दी जाती है, तो ताकि महिलाएं जो है वो सेफ और रिस्पेक्टफुल वर्किंग एनवायरनमेंट में काम कर सके। इसके साथ आपने एक एसिड अटैक का भी केस के बारे में सुना होगा कि जिस पर भी गाइडलाइंस बनी थी, राइट, कि जहां पर जिसके ऊपर एक हिंदी मूवी भी आई थी एसिड अटैक के ऊपर, कि जहां पर वो कोई अगर एसिड अटैक करता है या फिर फिजिकल असॉल्ट करता है तो ऐसे हॉरिफिक जो इंसिडेंट होते थे, इसने दिखाया कि रास्ते में चलने वाली औरतें भी जो है, महिलाएं भी जो सुरक्षित नहीं है, और यहाँ पर भी जुडिशरी सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, और जुडिशियल एक्टिविज्म के अंतर्गत यहाँ पर भी एक गाइडलाइंस पास हुई कि कोई भी जो एसिड वेंडर है वो किसी को भी इस तरह से एसिड नहीं बेच सकता है। एसिड अगर कोई खरीदने आता है तो उसकी पूरी जांच पड़ताल होती है और कौन है उसकी आइडेंटिटी ली जाती है, उसके बाद उसका पर्पस पूछा जाता है, उसके बाद ही। तो ये सारी गाइडलाइंस है जो जुडिशरी सिस्टम ने लॉ के अंदर ना होते हुए भी इसको दिया, ताकि महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। अभी हम आगे बढ़ते कि आप शायद सोचे कि इंडियन पीनल कोड के अंदर जो सेक्शन 498A है ना, इसके तहत भी पति और उसके परिवार पर जो है महिला पर अगर कोई क्रुएल्टी की गई है तो उसके हिसाब मीन्स इसके अंदर में भी उसको पनिशमेंट दी जाती है। तो शायद आप सोचे कि तो फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की क्या जरूरत, क्योंकि अगर आप देखेंगे 498A के तहत अगर कोई भी महिला जाकर पुलिस में कंप्लेन करती है कि मेरे पति और मेरे ससुराल वाले जो है वो मुझसे दहेज मांग रहे हैं, और ये जब दहेज मांगते हैं और मैं दे नहीं पाती हूँ तो मुझे मारपीट करते हैं, मुझे खाना नहीं देते हैं, मुझे मेरे बच्चों के साथ रहने नहीं देते हैं, मुझे घर के बाहर निकाल देते हैं, घर के अंदर नहीं लेते हैं, मुझे मेरे माँ बाप के घर भेज देते हैं, या मेरे माँ बाप को परेशान करते हैं फोन कर करके। तो कई सारी ऐसी चीजें, ऐसी क्रूएल्टी होती थी। पर यहाँ पे ये लॉ के अंदर है ना, सिर्फ स्पेसिफिक टाइप की क्रूएल्टी और हरेसमेंट को ही कवर किया जाता था। यानी कि अगर समझो आपके पास ये एविडेंस होना चाहिए कि उन्होंने आपसे दहेज मांगा, आपको मारा पीटा और आपको भेज दिया, या आपको आने नहीं दे रहे या रहने नहीं, पर लीगल रेमेडी जैसे प्रोटेक्शन, रेसिडेंस मेंटेनेंस या इमोशनल अब्यूज के लिए ये काफी नहीं था, क्योंकि अगर वाइफ डावरी का केस करती है तो सबसे पहले वो वाइफ वो घर में नहीं रह सकती है, तो उसका घर का जो राइट है वो चला जाता है, उसको किसी भी तरह का प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, उसको मेंटेनेंस नहीं मिलता क्योंकि वो उसने केस किया है, और उसको बहुत सारी चीजें अगर वो जाना चाहे पैचअप करके, सेटलमेंट करके, तो बहुत सारे इमोशनल अब्यूज होते हैं। क्यों भाई, तो चली गई थी, अब क्या हुआ, बहुत, अगर उसके पास एविडेंसेस ना हो, अगर कोर्ट के अंदर वो केस एस्टैब्लिश ना हो सका हो, तो बहुत सारे इश्यूज आते। और ये सारी जो खामियां कहो या कमियां कहो, या जो चीजों को कवर नहीं किया गया था, उसको कवर करने के लिए प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जिसको हम डीवी एक्ट कहते हैं, उसको बनाया गया। और ये जो लॉ है वो सिर्फ पनिशमेंट की बात नहीं करता है, ये जो लॉ है वो प्रोटेक्शन ऑर्डर्स भी देता है, जिसको हम आगे देखेंगे, रेसिडेंस ऑर्डर्स भी देता है, मॉनिटरी रिलीफ भी देता है, और साथ में अगर हम कोर्ट में जाते हैं तो हमें ये काउंसलिंग जैसी भी ये फैसिलिटीज हमें देता है। यानी कि जो महिला जो है डोमेस्टिक वायलेंस का केस करती है, उसको ये सारे प्रोटेक्शन जो है वो डीवी एक्ट के तहत मिलते हैं। तो डीवी एक्ट ने ये सुनिश्चित किया कि महिलाएं घर में सेफ महसूस कर सके और उनका रिस्पेक्ट और उनके जो राइट्स है वो सुरक्षित रहे। अभी आज के समय में इन लॉज का मेन एम सिर्फ पनिशमेंट देना ही नहीं है, बल्कि महिलाओं को एम्पावर करना भी है, और क्योंकि उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना भी है, और सोसाइटी में उनको सेफ एनवायरनमेंट देना भी है। अवेयरनेस कैंपेन्स होते हैं, हेल्पलाइंस होती है, शेल्टर्स और एनजीओज होते हैं जो महिलाओं को सपोर्ट करते हैं, उनको गाइडेंस देने के लिए भी आगे आती है। कि जैसे अगर आज हम देख रहे हैं कि इस माध्यम से, प्ली के माध्यम से हम ये अवेयरनेस फैला रहे हैं, ये नॉलेज को हम बांट रहे हैं, ताकि सब में ये अवेयरनेस आए कि महिलाओं की डिग्निटी का भी हमें ख्याल रखना है। महिला को अगर कुछ दिया जाता है तो हम उनकी कुछ फेवर नहीं कर रहे, जैसे एक मेल को राइट होता है वैसे महिला को भी राइट है। जैसे कि शादी के अंदर में होता है ना कि मुझे काम करने की परमिशन दी जाए, महिला आजाद है, उसको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं। जिस तरह से
मेल को परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो हमारे इंडिया के अंदर क्योंकि महिलाओं की जो हालात है वो काफी पिछड़े हुए रहे, तो इसके लिए हमको ये सारे लॉज को लाने की जरूरत पड़ी। तो इस डिस्कशन के जरिए हम समझ सकते हैं कि महिलाओं की सेफ्टी और उनके लीगल राइट्स कितने जरूरी है। अब हम डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब जो है वो समझते हैं। जब हम डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक यानी घरेलू और वायलेंस यानी हिंसा, तो हम ये समझते हैं कि घरेलू हिंसा, तो घरेलू हिंसा जब भी बात आती है तो हमारे जहन में ऐसा आता है कि मारपीट, किसी को मारना, थप्पड़ मारना या बुरी तरह से पीटना, यही सारी चीजें आती होगी। पर डीवी एक्ट ने इसको बहुत ही ब्रॉड डेफिनेशन के अंदर बांधा है। इसके अंदर इमोशनल अब्यूज, यानी कि अगर एक हस्बैंड ने या हस्बैंड, हम आगे देखेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस हर महिला कर सकती है, उसके लिए पत्नी होना जरूरी नहीं है। अगर एक बेटी है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरे पास एक प्री लीगल एड के जरिए एक केस आया है, दिल्ली में है। वो लड़की ने अपने माँ बाप के ऊपर केस किया है क्योंकि उनके माँ बाप जो है उनको, उस लड़की को, यंग लड़की को परेशान कर रहे हैं, और वो दिल्ली की कोर्ट में उसने डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाला है। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ पत्नी ही पति पे केस करे। अगर बेटी है जिसको माँ बाप या कोई भाई है उनका सता रहा है, अगर माँ है जिसको अपने बच्चे सता रहे हैं, वायलेंस उनके साथ कर रहे हैं, और वायलेंस सिर्फ मारपीट तक नहीं, जैसे कि हम इमोशनल अब्यूज के, वाइफ को बुरा भला कहना, सेक्सुअल अब्यूज, अगर वाइफ के साथ या कोई भी औरत के साथ उसकी मर्जी के बिना उसको टच करना या उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाना, या उसको सेक्सुअली हरेस करना, ये सारी चीजें भी आती है। उसके अलावा इकोनॉमिक अब्यूज भी इसके अंदर शामिल किया गया है कि किस तरह से अगर समझो फैमिली के अंदर माँ को बेटा जो है वो फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर रहा है, माँ बूढ़ी है, वो अपना मेडिकल, कैसे मेडिकल खर्चा है, खाने पीने का खर्चा है, किस तरह से करे, या वाइफ है तो बच्चे छोटे हैं, काम करने बाहर नहीं जा सकते, और हस्बैंड को भी फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर रहा है, और ना ही बीवी को कहीं पर बाहर काम करने के लिए जाने दे रहा है। तो बहुत सारे ऐसी चीजों को डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर डाला गया कि जो फिजिकल, इमोशनल, सेक्सुअल और इकोनॉमिक अब्यूज इसके अंदर, इस डेफिनेशन को, ये सारे अब्यूज को डाल के उसको बहुत ही ब्रॉड बनाया गया है। यानी किसी भी वुमेन को अगर समझो बार बार इंसल्ट किया जाए, उनको मेंटल टॉर्चर किया जाए, उनको पैसे से वंचित रखा जाए, या घर से निकालने की कोशिश की जाए, तो ये सब भी डोमेस्टिक वायलेंस है। अगर अभी हम इस एक्ट की बात करें तो मैं आपके सामने ये किताब है, अब ये 2025 की ये बैरेक्ट है, पर इसके अंदर हार्डली 20-22 पेज के अंदर ये बाकी तो बहुत सारे एक्ट इसके अंदर, ये लिस्ट आप देख सकते हो, पर 20-22 पेज का ये एक्ट है, और एक्ट के अंदर रूल्स भी आ जाते हैं। तो ये जो एक्ट है उसके अंदर 37 सेक्शंस है, बहुत ही छोटा एक्ट है, 37 सेक्शन है, और 5 चैप्टर के अंदर इसको डिवाइड किया जा रहा है। मैं आपको ओवरऑल बता दूंगी कि ये बैरेक्ट टोटल, इन टोटालिटी क्या है, और इसके साथ इसके अंदर डीवी रूल्स जो 2006 में दिए गए हैं, और ये डीवी रूल्स भी किस तरह से आते हैं वो भी हम बात करेंगे। और डीवी रूल्स के अंदर भी 17 रूल्स, हाल की डेट में 17 रूल है। तो डीवी एक्ट में 37 सेक्शन है, 5 चैप्टर के अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और 2006 के जो डीवी रूल्स है उसके अंदर 17 रूल्स। अभी हम चैप्टर वाइज इसको समझेंगे। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो प्रिलिमिनरी है। इस सेक्शन के अंदर, इस चैप्टर के अंदर सिर्फ 2 सेक्शन की बात की गई है। तो पहली जो सेक्शन है ये बताती है कि इस लॉ का नाम क्या है, ये कब से लागू हुआ, और कहाँ लागू होता है। जैसे कि ये पूरे इंडिया में लागू होता है, कभी कभी होता है ना कि जम्मू कश्मीर को बाकात रखा गया है, अभी वो सब साथ में है, तो पूरे इंडिया में वो लागू होता है। दूसरी जो सेक्शन है उसमें बहुत सारे डेफिनेशंस दी गई है, क्योंकि हम जब भी कोर्ट के अंदर समझो डोमेस्टिक वायलेंस का केस करते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि ये बैरेक्ट के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस की या फिर कोई भी टर्मिनोलॉजी यूज हुई है, उस टर्मिनोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, उस डेफिनेशन के अंदर हमारा जो केस है वो फिट होता है कि नहीं, वो हमको देखना होता है। तो बहुत सारे जैसे अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ आपको मैं, तो अग्रीव्ड पर्सन का मतलब होता है कि वो वुमेन कि जिसने वायलेंस सफर किया होता है। रिस्पोंडेंट का मतलब हम जानते हैं कि वो पर्सन के जिसने वायलेंस किया है। अ, और शेयर्ड हाउस होल्ड,
ये बहुत जरूरी है समझना। ये पूरे हमारे केस का क्रक्स होता है, क्योंकि वाइफ जो है या महिला जो है वो अपने खुद के घर में रहते हुए ये केस करती है। और हो सकता है कि उसकी फैमिली उसको घर से बाहर निकाल दे, उसको डर रहे कि मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। और कई बार ये होता है कि वाइफ होती है और घर जो है वो हस्बैंड के नाम का नहीं होता है, फैमिली के किसी के नाम का होता है। तो इसके अंदर शेयर्ड हाउस होल्ड की डेफिनेशन दी गई है कि शेयर्ड हाउस होल्ड का मतलब क्या होता है, क्योंकि तुम्हारे पे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो जरूरी नहीं कि तुम्हारा हस्बैंड कर रहा है, तुम्हारी सास कर रही है, तुम्हारी ननन कर रही है, जेठ जेठानी में से कोई कर रहा है। तो कौन ये इसके अंदर शामिल हो सकता है कि किस तरह के घर में जब तुम एक ही कमरे में रहते हो उसको ही रिलेटिव्स कहा जाए, कि शेयर्ड हाउस होल्ड के जहाँ पे तुम्हारे बने कमरे अलग अलग हो, तुम एक साथ खाना खाते हो, एक ही छत के नीचे रहते हो, तुम्हारी बिल्डिंग एक हो, प्रीमाइस तुम्हारा एक हो, जिसको भी शेयर्ड हाउस होल्ड, क्योंकि वहां से कंट्रोल होता है। समझो बहू नीचे रह रहे, सास ऊपर रह रहे, जेठानी ऊपर रह रही है, बिल्डिंग एक है, भले आप खाना अलग अलग खाते हो पर वो कंट्रोल जो है वो उस प्रिमाइस में जहां पर फीमेल रहती है वहां पर कंट्रोल हो रहा है। तो उसके लिए भी ये शेयर्ड हाउस होल्ड की डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी है। तो शेयर्ड हाउस होल्ड का मतलब होता है वो घर जिसमें वुमन रहती है या रह चुकी है, उसे वहां से निकाला नहीं जा सकता है। और प्रोटेक्शन ऑफिसर तथा सर्विस प्रोवाइडर कौन होगी ये भी यहाँ पर डिफाइन किया गया है। प्रोटेक्शन ऑफिसर यानी कि जब डोमेस्टिक वायलेंस के केस के लिए महिला आती है तो जरूरी नहीं है कि अगर वो डायरेक्टली वकील के पास जाए, अगर उनके पास वो फाइनेंस मींस नहीं है तो ये कानून के तहत वो लोग प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास डायरेक्टली जा सकते। प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है 5-6 तरह के फॉर्म्स होते हैं, उनका पूरा स्टेटमेंट लिखते हैं और वो पूरा रिपोर्ट कोर्ट में भेजते हैं। और जब कोर्ट को प्राइमा फेसी ये लगता है कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है तो वो उस रिपोर्ट को एप्लीकेशन के जरिए ले लिया जाता है और उसको केस बनाया जाता है। और फिर हस्बैंड को भी हाजिर रहने के लिए बुलाया जाता है। तो या तो वो महिला सीधे प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास चली जाए, अगर मैं बॉम्बे की बात करूं तो हमारा प्रोटेक्शन ऑफिसर जोन वाइज होता है यानी एरिया वाइज होता है। तो बांद्रा से खार अंधेरी जोगेश्वरी तक हम जाते हैं। जोगेश्वरी जो हॉस्पिटल है बाबा साहेब का, ठाकरे का, उनके 10th फ्लोर पे वो प्रोटेक्शन ऑफिसर बैठते हैं। आप अगर उनको जाके कहे तो वो आपको फॉर्म्स भर के देंगे, आपको रिपोर्ट तैयार करके देंगे और फिर आपका केस कोर्ट में हो सकता है। तो ये प्रोटेक्शन ऑफिसर का काम होता है। उसके बाद हम देखें कि सेकंड चैप्टर जो है ये एक डेडिकेटेड चैप्टर जो है, उसमें सिर्फ एक ही सेक्शन है, सेक्शन 3, कि जो डोमेस्टिक वायलेंस किसको कहा जाता है वो हमें बताता है। क्योंकि हमको ये समझना होगा कि डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन को अगर ब्रॉड किया गया है तो किस हद तक ब्रॉड किया गया है। तो इसमें 4 तरह के अब्यूज को कवर किए गए हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, फिजिकल अब्यूज यानी कि किसी भी तरह की मारपीट या बॉडीली हार्म होता है, उसको कवर किया गया है। दूसरा है सेक्सुअल अब्यूज, ऐसा सेक्सुअल कॉन्डक्ट जो वुमन की डिग्निटी के खिलाफ हो। उसके अलावा है वर्बल और इमोशनल अब्यूज, यानी कि अगर वर्बल यानी गालियां देना, बार बार किसी बात पे उसका इंसल्ट कर देना, उसको मेंटल टॉर्चर करना। हमने कई सारी मूवीज में देखा है ना कि हस्बैंड एक टाइम पे बहुत ही अग्रेसिव हो जाता है, फिर दूसरे ही पल जो है वो बहुत ही प्यार से बिहेव करता है। पर वो अग्रेसिव नेचर का और ये बाद में प्यार भरे नेचर का उस वाइफ पे, उस लेडी पे क्या इम्पैक्ट होता है, इमोशनली कैसे वो टूट जाती है, वो ये उसकी मेंटल सिचुएशन कितनी डिटोरिएट हो जाती है, और उसकी ये बात करता है। तो इसको ये जो है इंसल्ट करना, उसको मेंटल टॉर्चर कहा गया है। और इकोनॉमिक अब्यूज की भी मैंने आगे बात की कि वुमेन्स को फाइनेंशियल रिसोर्सेज से वंचित रखना, स्त्रीधन रोकना। कई बार ऐसा होता है कि झगड़ा हुआ तो वाइफ चली जाती है सब कुछ छोड़ के, यहाँ तक कि सास ससुर या कोई होता है मंगलसूत्र भी ले लेता है या वो दे देती, और फिर जब ये वापस आते हैं तो मंगलसूत्र या उनकी जो चीजें होती होती है वो फैमिली वापस नहीं देता। तो ये भी एक तरह का अब्यूज है, ये भी एक तरह का टॉर्चर है कि, और इसे भी वायलेंस कहा जाता है कि वो उसका राइट है, उस राइट से आप उनको वंचित रख रहे हो। या फिर घर से बेदखल कर देना कि भाई ये बेटे का घर नहीं है तो जब बेटे को नहीं रखूंगे तो तुमको क्यों रखूंगी वैसे। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई वुमन इमोशनली, फाइनेंशियली या मेंटली भी सफर कर रही है तो वो इस एक्ट का इस्तेमाल कर सकती। इसके बाद इसके अंदर चैप्टर 3 आता है कि जिसके अंदर सेक्शन 4 से लेके 11 को शामिल किया गया है, जो
प्रोटेक्शन ऑफिसर्स और गवर्नमेंट की ड्यूटीज के बारे में बात करते हैं। इस चैप्टर में बताया गया है कि वुमेन को हेल्प करने के लिए सिस्टम कैसे काम करता है। जैसे मैंने कहा कि प्रोटेक्शन ऑफिसर है, तो सेक्शन 4 कहता है कि कंप्लेंट सिर्फ वुमेन ही नहीं कर सकती। अगर समझो मेरी नेबर, मैं नहीं जा सकती, मुझे डर लगता है, तो मेरी नेबर जो है या मेरी कोई फ्रेंड है या कोई सोशल वर्कर भी है, वो भी मेरे बिहाफ में जो है वो कंप्लेन कर सकता है। सेक्शन 5 जो है वो बोलता है कि पुलिस सर्विस प्रोवाइडर और मजिस्ट्रेट की ड्यूटी क्या है। वो हम, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप और भी स्टडी कर सकते हो कि वो वुमेन्स के राइट्स बताते हैं। और सेक्शन 6 और 7 कहती है कि शेल्टर होम या हॉस्पिटल को तुरंत सपोर्ट देना होगा। अगर लड़की को मारपीट हुआ है, उसका गला घोटा गया है, उसको मारपीट करने से उसको ब्लीडिंग आ रही है, अगर वो पुलिस में जाती है तो पुलिस उसको शेल्टर होम में लेके जाती है। अगर वो शेल्टर होम में जाती है या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाती है तो सबसे प्रायोरिटी में उसको ये सुविधाएं मिलनी चाहिए। अभी देखो ये बैरक कहता है, पर रियलिटी ये है कि इंडिया के अंदर इतना पॉपुलेशन है और आप जानते हैं एज अ लॉ स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि केसेस का बर्डन भी बहुत है। तो डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर देखो तो इस केस को 60 दिनों के अंदर इस केस की कार्यवाही को निपटाना चाहिए। और कई सारे केस है जिसको 2-2 4-4 साल भी हो गए हैं, क्योंकि कोर्ट के पास वक्त नहीं है। कोर्ट के पास इतना सारा केसेस का बर्डन है कि लॉ जो बोलता है उसको भी प्रॉपरली फॉलो करने का कोर्ट से मुमकिन नहीं हो रहा है। पर बैर एक्ट में तो कई सारे ऐसे प्रोविजन दिए गए हैं। उसके बाद आती है सेक्शन 8 और 9, जो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स अपॉइंट होते हैं उसके बारे में, कि जिनका काम है कि कंप्लेन रजिस्टर करना, मजिस्ट्रेट तक उस कंप्लेन को पहुंचाना, और शेल्टर और मेडिकल हेल्प अरेंज करना। सेक्शन 10 जो है वो एनजीओ और सर्विस प्रोवाइडर को भी रजिस्टर किया जाता है, ताकि वो भी मदद कर सके इस मामले में। अगर कोई एनजीओ है जो स्पेशली वुमेन्स के लिए काम करते हैं तो उनको भी रजिस्टर करे ताकि वो भी महिलाओं को हेल्प कर सके। और सेक्शन 11 जो है वो गवर्नमेंट की ड्यूटीज के बारे में बात करता है। अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना हो और लोगों को एजुकेट करना हो। तो सिंपल वर्ड में मैं अगर आपको कहूँ तो ये जो चैप्टर है वो पूरा सपोर्ट सिस्टम के बारे में बात करता है कि महिला जो है वो अकेली नहीं है, उसे हेल्प करने के लिए पूरा सपोर्ट स्ट्रक्चर बनाया गया है, पूरा नेटवर्क है। ये चैप्टर के अंदर हमको ये पता चलता है। उसके बाद जो है वो चैप्टर 4 है, जो मैजिस्ट्रेट के पावर्स और रिलीफ की बात करता है। ये हमारे लिए एज एडवोकेट 12 से 29 नंबर की जो सेक्शन है, मैं ऐसा कहूंगी बहुत ही लूज लैंग्वेज में इसको घोल के आप पी जाए। क्योंकि आप अगर डीवी एक्ट का, फैमिली एक्ट का केस लेते हैं तो सेक्शन 12 से जो आपकी रेमेडीज मांगने का शुरू होता है वो सेक्शन 24 तक जाता है। ये सारी चीजें इंक्लूड होती है। उसके बाद की जो सेक्शन है वो अपील करना और उसके ऊपर जाती है। तो ये चैप्टर जो है वो सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि कोर्ट से वुमेन क्या क्या रिलीफ ले सकती। तो अगर सेक्शन 12 देखे जिसके अंदर में हम केस करते हैं, तो वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर या कोई भी पर्सन उसकी तरफ से डायरेक्टली मजिस्ट्रेट के पास जाकर एप्लीकेशन दे सकता है। और हमारे कोई भी जा सकता है, यानी वुमेन की ओर से नेबर, फ्रेंड, एनजीओ या फिर एडवोकेट, कोई भी जाकर उसके बिहाफ में एप्लीकेशन एप्लीकेशन का मतलब होता है कि केस फाइल दे सकता है। और अगर सेक्शन 13 से 16 देखो तो नोटिस जाएगा, फिर काउंसेलिंग होगा, वेलफेयर एक्सपर्ट की हेल्प ली जाती है, केस प्राइवेसी में या फिर इन कैमरा भी चलाया जाता है अगर कोई ऐसा हो कि जिसके अंदर काफी सारी सेंसिटिविटी। ऐसे भी आप अगर फैमिली कोर्ट में कभी विजिट करेंगे आपको पता चलेगा कि जो केस है उन्हीं पार्टी को अंदर बुलाया जाता है। लॉयर जा सकते हैं पर बाकी के जो केस की कॉल आउट होती है तो ही वो जा सकते हैं, क्योंकि इन कैमरा क्लोज डोर रखना पॉसिबल नहीं है, इतने सारे लोग होते हैं। तो दरवाजे तो बंद नहीं किए जाते, पर कोर्ट के अंदर सिर्फ पार्टीज को ही बुलाया जाता है। और सेक्शन 17 जो है वो वुमन को शेयर्ड हाउस होल्ड में रहने का हक देती है। यानी मैंने कहा कि घर चाहे किसी का भी हो, और यानी सास का हो, ससुर का हो, पति का हो, तो उसमें वो रह सकते। डीवी एक्ट में शेयर्ड हाउस होल्ड का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि कोई भी रेसिडेंशियल प्लेस जहां महिला और उसके अब्यूजिव पार्टनर या फैमिली मेंबर्स रहते हैं, इसे सिर्फ पति का घर नहीं माना गया है, बल्कि जॉइंट फैमिली के घर, चाहे पति, सास, ससुर, भाई, बहन, देवर, ननद आदि के साथ हम रहते हो, उसे भी
शेयर्ड हाउस होल्ड में कवर किया गया। यानी महिला का राइट है कि वो शेयर्ड हाउस होल्ड में सुरक्षित और अपने घर में रह सकती है। अगर उसने केस भी किया है तो भी वो रह सकती। तो सेक्शन 17 जो है वो राइट टू रिसाइड का सेक्शन है। इस सेक्शन के तहत महिला को अपने घर में रहने का अधिकार मिलता है। मतलब अगर पति या सास ससुर उसको घर से निकालना चाहते हैं तो ये इलीगल। एग्जाम्पल के तौर पे अगर पत्नी अपने पति और सास ससुर के साथ रहती है और वे उसे घर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, उसका सामान फेंक दे रहे हैं, अगर वो बाहर जाती है तो उसके पास घर की चाबी नहीं होती है, तो सेक्शन 17 के अंतर्गत ये महिला जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती है, क्योंकि ये भी एक तरह का वायलेंस है। सेक्शन 18 जो है वो प्रोटेक्शन ऑर्डर। हाँ, प्रोटेक्शन, हर तरह से उसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए ना। अगर वो घर में रह रही है तो उसको रेसिडेंस का भी प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। घर में गई और घर में आने नहीं दिया तो प्रोटेक्शन ऑर्डर्स के जिसमें अब्यूजर को रोक दिया जाता है। अभी कैसा होता है कि कभी कभी डोमेस्टिक वायलेंस हो और पत्नी चली जाती है अपने मायके में। अभी इसको इस तरह से अब्यूज किया जाता है कि वो लड़की जहाँ जॉब करती है वहां पे जाके पति धांधल करता है, उसके कैरेक्टर पे कीचड़ उछालता है, आजू बाजू वाले को जैसी वैसी बातें कहता है, ऑफिस के अंदर घुस जाता है या जहां पर भी वो काम करने जाती है उसका पीछा करता है, उसके पिक्चर्स खींचता है। और उसको उसको स्ट्रेस आता है कि कोई मुझे देख रहा है, उस तरह के भी अगर उसको थ्रेट लगती है तो इसको भी टॉर्चर कहा गया है। तो कोर्ट जो है वो हस्बैंड को या फिर जो भी फैमिली मेंबर्स है जो ये फीमेल को जो टॉर्चर कर रहे हैं या वायलेंस उसके साथ कर रहे हैं उसको रोक सकते हैं। यहाँ तक कि एक घर के अंदर अगर हस्बैंड और वाइफ रहते हो और वाइफ को थ्रेट है तो हस्बैंड को भी घर से बाहर रहने के लिए ऑर्डर कर सकती है कि आप घर नहीं जाएंगे, आप अपना बंदोबस्त खुद कर लो, इसको घर में रहने दो, और प्रोटेक्शन उसको दिया जाता है। आप उसके साथ टच में नहीं। अगर लड़की को वो फोन कॉल्स करके अब्यूज कर रहा है तो आप फोन कॉल्स नहीं कर सकते, उनके ऑफिस के करीब आप नहीं जा सकते, वो जहाँ पे काम कर रहे हैं वहां पे करीब नहीं। ये कई सारे प्रोटेक्शन ऑर्डर जो है वो कोर्ट दे सकता है, मैजिस्ट्रेट है जो इसके ऑर्डर्स दे सकता है। फिर सेक्शन 19 जो है वो रेसिडेंस ऑर्डर की बात करती है। तो कोर्ट ऑर्डर करता है, जैसे मैंने कहा कि अब्यूजर है उसको बोल सकते हैं कि तुम घर में से बाहर निकल जाओ। उसके बाद सेक्शन 20 जो है वो मॉनेटरी रिलीफ की बात करते हैं, यानी कि मेंटेनेंस। अभी कई बार क्या होता है कि हस्बैंड ने बहुत मारा होता है ना, गला घोट दिया, उसको मारा, उसको लगा है, सर पे लगा है, ब्लीडिंग हुआ है, तो उसको मेडिकल एक्सपेंस आता है, तो वो मेडिकल एक्सपेंस भी हस्बैंड को देना पड़ता है। इसकी वजह से अगर वो लेडी काम पर नहीं जा सकी है, उस अगर काम पे नहीं जा सक रही है, उसकी फिजिकल हेल्थ के वजह से, तो उसका भी, उसको जो डैमेज हुआ है वो भी उसको हस्बैंड को देना पड़े। प्लस एक प्रकार का कॉम्पनसेशन, ये जो मेंटल ट्रॉमा, ये जो फिजिकल हैरेसमेंट हार्म उसको हुआ है, उसका एक कॉम्पनसेशन लमसम होता है जो भी वाइफ को देना पड़ता है। तो मॉनिटरी रिलीफ भी इसके तहत जो है हस्बैंड के हस्बैंड को देनी पड़े, उसका मैजिस्ट्रेट जो है वो ऑर्डर दे सकते हैं। सेक्शन 21 जो है वो कस्टडी ऑर्डर है, बच्चे की कस्टडी। अगर हस्बैंड जो है वो, हस्बैंड या फैमिली जो है उसको वायलेंस कर रहे हैं तो बच्चे की टेम्पररी कस्टडी माँ के पास, यानी वो महिला को दे दे, ताकि बच्चे की सेफ्टी का ध्यान रखा जाए, ताकि बच्चा वो अनसेफ एनवायरनमेंट में न रहे। और उस ये कस्टडी की मांग जो है वो सेक्शन 21 के तहत जो है महिला कर सकती है। सेक्शन 22 जो है वो मैंने जैसे कहा कॉम्पनसेशन की मांग, कि ओवरऑल उसको एक जो मेंटल ट्रॉमा से गुजरना पड़ा है, उसका कॉम्पनसेशन जो जो लाखों में होता है, कोई बोलता है 5 लाख 10 लाख। ये जो मेंटेनेंस नहीं होता, एंट्रीम रिलीफ ये होती है कि वाइफ को मारा गया है या फिर महिला को मारा गया है, वो काम काज नहीं कर पा रही है तो उसको मेंटेनेंस दिया जाए। अ, बीच का मेंटेनेंस, जब तक वो केस चालू है तब तक मेंटेनेंस दिया जाए। एक मेंटेनेंस परमानेंट मेंटेनेंस होता है और एक कॉम्पनसेशन होता है, तीनों चीज अलग अलग होती है, यानी उसको मुआवजा हम जो कहते हैं। सेक्शन 23 जो है वो इमरजेंसी इंटरिम रिलीफ की बात करता है, यानी कि आज केस किया है, अभी केस तो लंबा चलने वाला है, तो उस दौरान महिला को जो फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी तो वो बोलेगी कि मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, मैं घर कैसे चलाऊं, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस होने के बाद हस्बैंड पैसा देना बंद कर देता है, अभी 2-3 बच्चे हैं, घर का भाड़ा भरना है, खाना पीना है, राशन लाना है, ये सबके लिए महिला किस तरह से काम करेगी। तो हस्बैंड को ताबड़तोब, यानी तुरंत ही
इंट्रीम मेंटेनेंस बांध दिया जाता है कि उसको घर चलाना और अपनी लाइवलीहुड चलाने के लिए उसको सपोर्ट मिल सके। और फिर जो है वो सेक्शन 24 है, राइट टू अप्लाई फॉर अ प्रोटेक्शन ऑर्डर्स है। महिला खुद या कोई एनजीओ या प्रोटेक्शन ऑफिसर भी ये मांग सकता है। और 25 है वो कोर्ट ऑर्डर्स की कॉपीज के बारे में, कि अगर कोर्ट कोई ऑर्डर करता है तो महिला को जो है ये कॉपी फ्री ऑफ चार्ज दी जाए, इसका कोई पैसा ना लिया जाए। सेक्शन 26 जो है वो ऑलरेडी केस चल रहा है, तो उसमें रिलीफ जो क्लेम कर रहे हैं मेंटेनेंस की, डिवोर्स की, उसके बारे में बात करता है। जो 27 ज्यूरिडिक्शन की बात करते हैं। आप अगर ये पढ़ोगे तो बहुत छोटा सा एक्ट है, काफी इजीली आप समझ सकते हो। सेक्शन 28 जो है ये बोलती है कि ये जो प्रोसीजर है वो क्रिमिनल प्रोसीजर है, यानी इसका जो नेचर है इस केस का वो क्रिमिनल नेचर है, क्योंकि मारना ना, इसके लिए उसकी आईपीसी धारा इसमें लागू होती है। पर चलाने के लिए ना उसका जो प्रोसीजर है वो सिविल प्रोसीजर, सिविल नेचर का है। और सेक्शन 29 जो है वो मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अगेंस्ट अगर सेशंस कोर्ट में अपील करनी हो तो कर सकते हैं। यानी कि ये जो पूरा चैप्टर मैंने आपको जो चौथा चैप्टर बताया वो कंप्लीट फ्रेमवर्क है कि वुमेन जो है वो कोर्ट में जाके क्या क्या रिलीफ पा सकती है। हाउस का प्रोटेक्शन, बच्चों का प्रोटेक्शन, मेंटेनेंस, इंटरिम मेंटेनेंस और कॉम्पनसेशन मांग सकती है। और चैप्टर 5 जो है वो मिसलेनियस है, जिसके अंदर 30 से 37 नंबर की, 30 टू 37 नंबर की सेक्शन को इंक्लूड किया गया है। और पर ये जो चैप्टर है वो बाकी टेक्निकल और थोड़ा फाइनल प्रोविजन को बताता है। सेक्शन 30 जो है प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर्स पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे, ये बताता है कि वो गवर्नमेंट के पब्लिक सर्वेंट है। सेक्शन 31 जो है वो अगर मजिस्ट्रेट के कोई ऑर्डर को, जैसे कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया हस्बैंड को कि भाई तू अपनी वाइफ के काम करने की जगह पे जाके उसको परेशान नहीं करेगा, तो अगर हस्बैंड फिर भी ये जो ऑर्डर को है उल्लंघन कर देता है, उसको तोड़ता है, तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। मैंने कहा ना, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो क्रिमिनल नेचर का केस होता है, पर उसकी जो प्रोसीजर होती है वो सिविल नेचर की होती है। जिस तरह से सिविल कोर्ट में प्रॉपर्टी का या किसी और का केस चलता है, उसी तरह से ये चलता है। इसके अंदर कुछ पुलिस उसको जाके पकड़ के लेकर आके जेल में बिठा नहीं देती है, उसको कोर्ट नोटिस देता है, एक नोटिस पे नहीं आता है तो दूसरा नोटिस देता है, पर उसको बुला के सामने सामने बात होती है। पर अगर कोर्ट के ऑर्डर मिल जाने के बाद कोर्ट ने कोई प्रोटेक्शन दिया है वुमेन को, और उस प्रोटेक्शन का अगर वो उल्लंघन करता है, उसको डिसओबे करता है, तो फिर उसको क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। और ये क्रिमिनल ऑफेंस अगर प्रूव हो जाता है तो उस व्यक्ति को 1 साल की सजा मिल सकती है जेल की, और या उसको फाइन मिल सकता है, या फिर उसको दोनों देना देना पड़ सकता है। और सेक्शन 32 इसके बारे में बात करते हैं कि ये ऑफेंस जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाता है, और फिर ये नॉन बेलेबल है, क्योंकि तुमने कानून के मजिस्ट्रेट के हुक्म को तोड़ा है। और सेक्शन 33 जो है वो प्रोटेक्शन ऑफिसर अगर अपनी ड्यूटी ठीक तरह से निभा नहीं रहे हो तो हम उनके लिए भी कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि आज तो कितना भ्रष्टाचार चल रहा है। प्रोटेक्शन ऑफिसर या कोई भी हो, अगर भ्रष्टाचार पैसे वैसे लिए बगैर काम नहीं कर रहा है, अगर उस महिला के पास वो सारी मीन्स नहीं है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि उसका केस आगे ना बढ़ाया जाए, उसके स्टेटमेंट ना लिए जाए। तो अगर कोई प्रोटेक्शन ऑफिसर है या कोई भी इसके अंदर जो ऑफिसर्स की बात की गई, अगर वो हमारा काम नहीं करते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ भी हम कंप्लेन कर सकते हैं। ये भी ये कानून हमको बताता है। और ये जो कंप्लेन करते हैं वो उसके अंदर उनको पनिशमेंट भी हो सकती है। सेक्शन 34 जो है प्रोटेक्शन ऑफिसर पर केस करने से पहले गवर्नमेंट की सैंक्शन लेनी चाहिए, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी चाहिए, उसके बारे में बात करता है। और सेक्शन 35 है ऑफिसर्स गुड फेथ में अगर काम कर रहे हैं, कई बार ऑफिसर्स करते हैं, और अगर बहुत बड़ा केस है या फिर बहुत ही बहुत हेल्दी लोगों के साथ अगर वो केस नहीं है तो उसको धमकियां मिल सकती है, उसकी लाइफ को थ्रेटन किया जा सकता है, तो उस ऑफिसर को भी प्रोटेक्शन मिलता है अंडर दिस एक्ट। यानी वुमेन के लिए जो प्रोटेक्शन ऑफिसर काम कर रहा है उस प्रोटेक्शन ऑफिसर को भी इस लॉ के अंदर प्रोटेक्ट किया गया है। और लास्ट आखिरी 2 सेक्शन है, सेक्शन 36। ये एक्ट दूसरे लॉज जैसे कि आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड है, और सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, और फैमिली कोर्ट्स के जो एक्ट है उसको ओवरराइड नहीं करता है।
जिस तरह से फैमिली कोर्ट के रूल्स है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के रूल्स है, आईपीसी, इसके लिए कई बार हम क्रिमिनल प्रोसीजर के है उसकी सेक्शंस को भी इसके अंदर अटैच करके बात कर सकते हैं कि ये हमारा जो राइट था इस सेक्शन के मुताबिक उल्लंघन हुआ है। और ये सारे लॉस जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस के साथ पैरेलल चलता है। और लास्ट में जो है वो सेक्शन 37 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स के बारे में है। जो मैंने आपको कहा कि हम रूल्स की बात करेंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट्स को रूल बनाने का पावर है। जैसे मैंने कहा कि हर चीज तो कानून में जब बना हो तब पूरा उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। और डायनामिक्स जो आज से 10 साल पहले या 25 साल पहले थे वो आज नहीं, आज तो फैमिली डायनामिक्स भी चेंज हो गए। तो आज के इश्यूज अगर आते हैं तो उसके लिए भी अगर रूल बनाने की जरूरत होती है, तो उसके लिए रूल बनाने का पावर भी गवर्नमेंट को दिया गया है। और इसके तहत ही हमारे पास डीवी रूल्स 2006 आए हैं, कि जिसके अंदर मैंने आपको कहा था कि 17 रूल्स है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो डीवी एक्ट 2005 का मेन पर्पस यही है कि घर के अंदर होने वाली किसी भी तरह की हरेसमेंट या वायलेंस को लीगली रोकना है, कानून से उसको रोका जाए, वुमन को कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन देना है। और इस तरह से डीवी एक्ट ने रियल लाइफ सिचुएशन में महिला को घर और पर्सनल स्पेस में सेफ्टी और एम्पावर्ड रहने का अधिकार दिया है। अब चाहे वो पत्नी हो, बहन हो, बेटी हो, या फिर माँ हो, हर महिला इस लॉ के तहत प्रोटेक्शन, फाइनेंशियल सपोर्ट और लीगल रेमेडीज पा सकती है। यानी ये एक्ट जो है क्लियरली मैसेज देता है कि घर की चार दीवारी के अंदर भी वुमन का बराबर का अधिकार है और उसकी डिग्निटी सबसे ऊपर है। अभी मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी, अगर आप उसको लिखना चाहे तो आप लिख भी लीजिए। और कुछ रियलिटी के बारे में भी बात करूंगी, कि जैसे कि अभी हमने ये सब प्रोटेक्शन के बारे में सुना, कई सारे एक्ट के बारे में सुना, और अभी हमने डीवी एक्ट के बारे में सुना। तो शायद हमको लगे कि आज विमेन्स जो है, महिलाएं जो है वो बहुत ही सुरक्षित है। पर मैं आपको बता दूं कि एनसीआरबी 2021 का जो रिपोर्ट है, उसका जो आंकड़ा है वो कुछ और ही बात करता है। इसके अंदर बताया गया है कि भारत के अंदर 2021 में लगभग 4,28,000 4,28,000 डोमेस्टिक वायलेंस केसेस दर्ज हुए हैं। यानी कि अगर हम देखें तो हर दिन लगभग 1100 महिलाएं किसी ना किसी तरह के अब्यूज का सामना कर रही है। अगर आज हम यहाँ बैठे कर बातें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी घरों के अंदर कोई महिला पर डोमेस्टिक वायलेंस घट रहा होगा, ये हम बोल सकते हैं। इनमें से ज्यादातर जो केसेस है वो फिजिकल और इमोशनल अब्यूज से जुड़े हैं। आज मारपीट करना, इमोशनली अब्यूज करना, इसके केसेस बहुत आते हैं। यानी कि हर दिन कई महिलाएं गालियां सुन रही है, धमकियां पा रही है, या मारपीट झेल रही है। सोचिए कि अगर आज हम क्लासरूम में, यहाँ पर हम बैठे हैं, 1,000 लोगों का एक क्लासरूम है, तो हर दिन कम से कम इनमें से एक महिला जो है वो इस हालात का शिकार हो रही है। अभी देखो, सिर्फ कानून होना ही काफी नहीं है, कानून तो बन गए, कई महिलाएं डर या जानकारी के अभाव की वजह से भी अपने प्रॉब्लम्स को अकेले ही झेल रही है। और ये आंकड़े हमें ये भी दिखाते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ प्राइवेट मैटर नहीं है, बल्कि एक सोसाइटल और लीगल इश्यू है। अवेयरनेस प्रोग्राम, सोशल सपोर्ट और लीगल नॉलेज के बिना महिलाएं अपने घर में भी सुरक्षित नहीं रह सकती है। इसलिए स्टेटिस्टिक सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये एक हमारे लिए वेकअप कॉल है। हमें मिलकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक्शन लेना होगा और उन्हें सेफ और सम्मानजनक जीवन देना होगा। अब मैं आपके सामने केस की प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप कहूंगी। अगर मैं आपको कहूँ, समझो कि एक एडवोकेट की तरह आप सुनना। अगर आप अपना जो एलएलबी का जो कोर्स है आप पूरा करने जा रहे हैं 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, तो जब भी आपके पास कोई महिला आपके पास केस लेकर, या फिर उनको नहीं पता है उनको कौन सा केस करना है, अगर वो आती है और ये कहती है कि उन पर मारपीट हो रही है, और मैंने जिस तरह के अब्यूज की हमने थ्रू आउट द सेशन हमने बात की, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो समझने की कोशिश कीजिए कि उनकी जो वायलेंस जो उनके साथ हुआ है, पहले वो डोमेस्टिक हो, हाँ, और दूसरा वो वायलेंस की जो 4 कैटेगरी दी गई है उसके अंदर वो फॉल हो।
दूसरा प्रोसीजर ये है कि अगर हमको लगता है कि इसके लिए केस बनता है, तो हम उस वुमेन को पूरी जानकारी दें कि किस तरह से केस आगे बढ़ता है। जैसे कि सबसे पहला एक एडवोकेट के तौर पर अगर मैं हूँ और मेरे पास कोई महिला आए, तो मैं उसे कहूंगी कि आपके पास कोई एविडेंसेस है जिसकी आप बात कर रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लड़की दूसरे शहर में शादी करके गई होती है, वायलेंस हुआ और अपने मायके में आ जाती है। मायके में आने के बाद थोड़े टाइम के बाद जब वो ट्रॉमा से बाहर आती है, तब उसको पता चलता है कि भाई उसके पास ये राइट्स है, और उसको या तो थोड़ा गुस्सा भी होता है कि किस तरह से मुझे परेशान करके बाहर निकाल दिया। तब जाके वो वकील को या प्रोटेक्शन ऑफिसर को अप्रोच करते हैं। तो उनके पास कई बार पुलिस कंप्लेन नहीं होती है, और पुलिस कंप्लेन जरूरी नहीं कि एफआईआर हो। पुलिस में जाके हमने ऐसे ही एक रिटर्न कंप्लेन फाइल कर दी हो, जो पुलिस ने है जो अपनी डायरी में लिख दियो, वो भी चलता है। पुलिस कंप्लेन ना भी की हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा नहीं है कि पुलिस कंप्लेन की हो तो ही हमारा केस जाएगा, क्योंकि कोर्ट जो है वो बहुत अवेयर है इस बात में कि जब वायलेंस हो रहा हो तब कोई वीडियो लेने या रिकॉर्ड करने के लिए नहीं जाता है। वो मेंटली इतने ट्रॉमा में होते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। उन्होंने सोचा होता है कि शादी करके हमारे बहुत सारे ख्वाब है, हमको एक रानी की तरह रखा जाएगा, हम तो बहुत ही आजादी से रहेंगे, हमारी सारी मर्जियां पूरी होने वाली है, और पिक्चर कुछ अलग ही हो जाता है। या फिर माँ बाप बच्चे को पढ़ा लिखा के पूरी पूंजी उनपे लुटा दी, और बच्चे आज अगर उनको पूछ नहीं रहे तो माँ बाप उस ट्रॉमा में, कई बार बच्चे अपने माँ बाप पे हाथ उठा लेते हैं। तो ये सारी चीजें तो हम उनको पहले एविडेंसेस पहले ही स्टेज पे पूछ ले। अगर शादीशुदा लेडी है तो उनकी शादी कैसे हुई है, कहाँ हुई है, उनके पास मैरिज सर्टिफिकेट उनकी शादी के जॉइंट पिक्चर्स होना बहुत जरूरी है तो। नहीं है तो अलग अलग फोटोज भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है। पर मैं रिसेंट केस में बात करूं, मुझे दोनों के अलग अलग फोटो रखने पर मुझे जज साहब ने बोला कि दोनों के साथ में फोटो नहीं है। बोले शादी के फोटो नहीं है, तो जज ने बोला शादी के बाद कहीं घूमने गए हो, कोई फंक्शन में गए हो, तो मैंने वैसे फोटो सबमिट किए। तो ये है कि शादी का फोटो ना हो तो हम दोनों के जॉइंट में कहीं पर उन्होंने कोई फंक्शन में फोटो खींचे कहीं पर, तो वो भी हम रख सकते। तो कई सारे डॉक्यूमेंट। पर मैं आपको एक बहुत ही अहम टिप यहाँ पर ये देना चाहूंगी कि कई बार जो है वो कुछ महिलाओं को बहुत सारी चीजें पता होती है, और उनको ये भी पता होता है कि ये कानून जो है उनके फेवर में बनाया गया है, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बनाया गया है। तो एज ए एडवोकेट हम ये पूरी तरह से तसल्ली कर ले कि जो महिला जो कंप्लेन कर रही है वो सच्ची कंप्लेन, उस पे सच में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, और प्राइमा फेसी स्टेज पर ही महिला को ये बताया जाए कि सारे एविडेंसेस जो है, आप अगर एविडेंसेस दोगे तो आपको एक ओथ लेनी पड़ेगी, एक कसम खानी पड़ेगी कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट फर्निश किए हैं वो आपके हिसाब से पूरे सच्चे हैं। और झूठे दस्तावेज देना कानूनन अपराध है, और इसके तहत आपको पनिशमेंट मिल सकती है। ताकि वो महिला अगर कहीं पर भी हमारे साथ मैनिपुलेट कर रही हो, उसको लगे वकील को क्या पता चलेगा ना ये हुआ, या मारपीट या कहीं पर गिर गए हो और बताया गया कि ये मारपीट के पिक्चर्स, तब मेक श्योर कर ले और महिला को प्राइमा फेसी स्टेज पर भी ये बता दे कि गलत। देखिए, वुमेन को ये प्रोटेक्शन दिया गया है, उनके उनके लिए ये कानून बनाया गया है। पर जरूरी नहीं है कि हर बार महिलाओं पर ही डोमेस्टिक वायलेंस हो। मैं कई सारे ऐसे केसेस और ऐसे रियल एक्सपीरियंसेस से गुजरी हूँ जहाँ पे वाइफ के द्वारा हस्बैंड पे भी डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। तो हमको ये बताना होगा उनको कि डोमेस्टिक वायलेंस का जो कानून है, या महिलाओं के बिहाफ प्रोटेक्शन के लिए जो कानून बना है, उसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिर्फ हस्बैंड को या ससुराल वाले को थोड़ा सा मजा चखाना है, थोड़े सा उनको फाइनेंशियली उनको क्लच में लाना है, या फिर मुझे उन्होंने बहुत सताया तो मुझे भी सताना है, ये जो है ये इस तरह इमोशनली रिवेंज लेने के लिए नहीं है। पर सच में अगर आपको ये अब्यूसिव हालात से गुजरना पड़ा है, तो अब तो ये आपका जो होगा वो फर्स्ट, जब भी आप उनसे मिलेंगे, जब आपके पास वो आएंगे, सारी ये चीजें आप पहली बार में क्लियर कर। उसके बाद में जब आपको पता चलता है कि बहुत ही राइट केस है, राइट एविडेंसेस है, तो एक एप्लीकेशन तैयार की जाती है, और एप्लीकेशन को बॉम्बे के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर ऑनलाइन है। अगर आप इंडिया के कहीं और जगह से जुड़े हो तो आपके स्टेट के अंदर जिस तरह से एप्लीकेशन को फाइल किया जाता है उस तरह से आप उसको फाइल करें। फाइल करने के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है, और ये मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाया जाता है। मजिस्ट्रेट को इसके पावर होते हैं, चीफ एडिशनल मजिस्ट्रेट है, उनके पास ये पावर होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के केस को चलाने के लिए, क्योंकि वो क्रिमिनल नेचर का है।
जब आप एप्लीकेशन ले जाते हैं तो हर एक स्टेट में या हर एक मजिस्ट्रेट की ऑफिस के इंडेक्स अलग अलग होते हैं। जैसे कि आप फैमिली कोर्ट बांद्रा में चले जाए तो उसकी इंडेक्स अलग है कि पहले आप ये एप्लीकेशन लगाए, फिर ये एप्लीकेशन, फिर ये पिक्चर, फिर ये एविडेंस। अगर मैं यहाँ से थाना कोर्ट चली जाऊं तो उनका इंडेक्स अलग है, मैं बेलापुर चली जाऊं तो उनका इंडेक्स अलग है। तो एज अ एडवोकेट आपका जो आपके पास जो महिला आती है उसको कौन सा जुरिडिक्शन लगता है, उस जुरिडिक्शन में कौन सी कोर्ट आती है, जिस कोर्ट में आप जाने वाले हैं, तो वहां से आप इंडेक्स कलेक्ट कर लीजिए। और उस इंडेक्स के हिसाब से सारे जो डॉक्यूमेंट है उसको अरेंज करें, उसकी एक कॉपी बनाए और फिर वहां पे रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके आप उसको दे दें। जब आप रजिस्ट्रार के पास जाएंगे ना तो उस एप्लीकेशन के अंदर कई जगह पर वेरिफिकेशन होगा, यानी कि मैं ही ये महिला हूँ जिसने ये केस किया है, मेरा ही नाम है, मैंने सब कुछ सच बोला है। तो उसके लिए उनका एक आइडेंटिटी प्रूफ लेके उनको आने को कहे। तो ताकि वहां पे जो रजिस्ट्रार होता है वो उनको पूछते हैं कि ये एप्लीकेशन जो आपने यहाँ पर करने जा रहे हैं, आपने सब कुछ पढ़ा है। क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आप एप्लीकेशन इंग्लिश में या कोई आपकी रीजनल लैंग्वेज में फाइल करेंगे, पर उस फीमेल को वो लैंग्वेज आती है या नहीं आती है। जैसे महाराष्ट्र के अंदर में इंग्लिश में या मराठी में फाइल करते हैं, पर अगर कोई गुजराती बोलने वाली फीमेल है उसको इंग्लिश मराठी दोनों नहीं आता, तो फिर वो रजिस्ट्रार पूछते हैं कि आपको आपके वकील ने सारा पढ़कर ये सुनाया है, समझाया है। ये स्टेज हो जाता है, उसके बाद वो एप्लीकेशन को फाइल कर लिया जाता है और हमें एक डेट मिलती है और केस नंबर में। इसके बाद का जो स्टेज है, यानी कि कोर्ट में हमारी पहली हियरिंग जो होने वाली है और आज हमने रजिस्टर किया, इसके बीच का जो ड्यूरेशन है ना, उसके बीच में हमको सामने वाले को जिसको हमने ज्वाइन किया है रिस्पोंडेंट के तौर पे, उनको नोटिस देना है। अभी ये नोटिस समझो जुरिडिक्शन के अंदर आती है तो कोर्ट सर्व कर देती है, पर कोर्ट के जुरिडिक्शन के बाहर, जैसे कि अभी मैं मेरा एक जो एप्लीकेंट है उसको बांद्रा कोर्ट लागू पड़ती है, पर रिस्पोंडेंट है वो डोंबिवली में रहता है। तो बांद्रा कोर्ट को डोंबिवली का जुरिडिक्शन नहीं है। तो कोर्ट जो है वो मुझे कहेगी कि आप नोटिस बन जाएगी, यानी एक नोटिस होती है जो बन जाएगी, पेपर होता है साइन सिक्के के करके, वो आप हमसे कलेक्ट कर लीजिए और उसके पीछे आप अपना जो भी एप्लीकेशन का पूरा सेट है उसको आप लगा दीजिए। तो उसके अंदर नोटिस प्रोटेक्शन ऑफिसर को होती है और रिस्पोंडेंट को होती है। तो सबसे पहले जो नोटिस है वो सिर्फ प्रोटेक्शन ऑफिसर को देनी होती है, हमें कहीं नहीं जाना होता है, हमें रिस्पोंडेंट को नहीं देनी। प्रोटेक्शन ऑफिसर को बोला जाता है कि आप रिस्पोंडेंट को बुलाओ, उनका स्टेटमेंट लिखो और रिस्पोंडेंट को ये एप्लीकेशन दे दो और फिर हमारे पास उसका रिपोर्ट भेजो। तो फाइल होने के बाद पहली हियरिंग के बीच में ये प्रोसेस होती है कि हमें वो प्रोटेक्शन ऑफिसर को वो नोटिस पहुंचानी होती है। तो एक नोटिस प्रोटेक्शन ऑफिसर के लिए होती है और प्रोटेक्शन ऑफिसर के नोटिस के साथ दूसरी जो नोटिस होती है वो रिस्पोंडेंट के लिए होती है। अगर 4 रिस्पोंडेंट है जैसे कि हस्बैंड, सास, ससुर, ननद, तो उनके सारे अलग सेट बना के हमको प्रोटेक्शन ऑफिसर को देना है। जब हम प्रोटेक्शन ऑफिसर को देने जाते हैं रूबरू में, तो वो हमारा उसी वक्त वो वुमेन का जो है वो स्टेटमेंट लिख लेते हैं। वहां पे भी काफी सारे फॉर्म्स होते हैं, वो फॉर्म वो पूछते जाएंगे कब हुआ, क्या हुआ, किस तरह हुआ, और वो जानते हैं और पूरी डिटेल जो है वो रिपोर्ट। अगर कई बार ऐसा होता है कि जो प्रोटेक्शन ऑफिसर की ऑफिस जो है वो दूर है और हमको उस दिन की डेट नहीं मिलती है स्टेटमेंट के लिए, तो उनका एड्रेस लेके हम उनको रजिस्टर एडी कर सकते हैं और फिर हमारा फोन नंबर होता है, वो हमको फोन करते हैं और हमको स्टेटमेंट के लिए बुलाते हैं। उसके बाद वो हमको फोन करके ये भी बताते हैं कि आपका रिपोर्ट जो है वो हमने कोर्ट में पहुंचा दी। फर्स्ट डे होता है हियरिंग का, तब हमें कुछ नहीं करना होता है एज एप्लीकेंट के एडवोकेट के तौर पर। सामने वाले जो है वो प्रेजेंट होते हैं, उनका वकालतनामा होता है। कई बार जो सामने वाले के एडवोकेट होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की रेफरेंस लेके ये कहते हैं कि भाई बाकी के इन-लॉज को जो डाला है उसको डिस्चार्ज कर दो, क्योंकि वो लोग साथ में रहते ही नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वाइफ जो है वो दूर की ननन जो उनके घर में रहती है उसको भी अटैच कर देती है कि भाई ये और रात चलते घर में आ जाती है, मेरे घर वालों को चढ़ाती है और फिर उससे झगड़ा होता है। पर वो रहती दूर है, उसका रोज आना मुमकिन नहीं है। तो किस तरह से डोमेस्टिक वायलेंस एस्टेब्लिश होता है, तो हो सकता है कि वो वकील जो है साथ में ही रख दे कि भाई इसको डिस्चार्ज किया जाए। पर मैजिस्ट्रेट जो है वो पहली हियरिंग पे इसको डिस्चार्ज नहीं करते हैं और कई बार मैजिस्ट्रेट जो है वो ही कह देते हैं कि इसके अंदर इंटरिम मेंटेनेंस का भी प्रावधान डाला गया है, प्रोविजन मांगी गई है, तो इंटरिम रिलीफ ही चलेगी। यानी कि केस जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो
चलने पे बाद में आएगा, पर पहले क्योंकि महिला को प्रोटेक्शन दिया जाए हाउस का, फाइनेंस का, वो एप्लीकेशन पहले चलेगी। और फिर इस तरह से केस चालू होता है। फिर 1-2 तारीख होती है जिसमें इंटरिम मेंटेनेंस लागू हो जाता है, उसका ऑर्डर आ जाता है। और जिस दिन से हमने एप्लीकेशन की होती है उस दिन से वो इंटरिम मेंटेनेंस को देने की रिस्पोंडेंट को जो है वो ऑर्डर देता है। उसके बाद मेन एप्लीकेशन चलने पे आती है, और मेन एप्लीकेशन जब चलती है तो एप्लीकेशन का जवाब वो लोग रखते हैं। उनका जवाब आने के बाद हम एविडेंसेस रखते हैं, फिर विटनेसेस लेते हैं, फिर क्रॉस चेक होता है, फिर फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होती है जिसके अंदर हम जजमेंट का रेफरेंस देते हैं, सारे साइटेशंस डालते हैं। कभी कभी जो फाइनल आर्ग्यूमेंट्स है वो हम ओरली भी सबमिट करते हैं और राइटिंग में भी सबमिट करते हैं। अगर मेरी टिप लेना चाहो तो हर चीज कोर्ट के अंदर राइटिंग में दे। भले आपने जो एप्लीकेशन के अंदर लिखा है वो आप ओरली मजिस्ट्रेट को सबमिट करे, बट लिखा हुआ होना चाहिए। क्योंकि फैमिली मैटर ही ऐसी होती है कि जहां पे जितना जरूरी है उतनी चीजों को ही कोर्ट जो है वो दर्ज करता है, मेंशन करता है। वाइफ या हस्बैंड बहुत सारी बातें करते हैं पर केस के रिलेटेड नहीं है, तो ये बहुत लीनियन प्रोसीजर होती है फैमिली कोर्ट के अंदर। और डोमेस्टिक वायलेंस की प्रोसीजर तो बहुत लीनियन होती है, हम जितना भी बोले जरूरी है उतना ले। इसके लिए जरूरी है कि अगर आप सबमिशन जो भी दे रहे हो ना वो लिख के दे, और साथ में आप ओरल सबमिशन भी करें कि जज साहब या माय लॉर्ड या माय लेडी, मैंने इसका रिप्लाई दिया है, या मेरी ये आर्ग्यूमेंट है कि इस तरह की चीजों को कंसिडर किया जाए और मुझे इसका ऑर्डर, सामने वाले को इसके मेरे फेवर में इस तरह का ऑर्डर दिया जाए। तो इस तरह की ये प्रोसीजर होती है। और फिर हमने जो लास्ट देखा कि विमेन को जो है उसका जो जजमेंट है उसकी कॉपी, भले वो 50 पेज की हो, 500 पेज की हो, वो उसको फ्री ऑफ चार्ज में उसको अवेलेबल कराई जाए। और अगर वो उसका जजमेंट जो आया उसका उल्लंघन करता है तो फिर वो पनिशेबल ऑफेंस हो जाता है, नॉन बेलेबल ऑफेंस हो जाता है, फिर उसके लिए हम आगे कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल मैंने आपको डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में और उसकी जो प्रोसीजर है, उसका जो बैरेक्ट है, उसको समझाने की कोशिश की। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी जो सिंपल लैंग्वेज है या आपको समझ में आई होगी। और आपको आपके फ्यूचर में ये जो चीजें हैं, ये नॉलेज है, आपको काम आए। और इस मौके पर मैं प्ली और देसाई फाउंडेशन फॉर चेंज है, और खास करके मालविका और उसका जो टीम है, जो पूरा प्रोग्राम जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, जिन्होंने पोस्टर बनाया है, जिन्होंने आज की मीटिंग अरेंज की है, उन सबका मैं, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए मैं उनका शुक्रिया मानना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, इतनी सरल तरीके से आपने हमें सारे प्रोविजन समझाए। हेलो। मैम, डोमेस्टिक वायलेंस केसेस के साथ हम कौन से दूसरे मैट्रिमोनियल केसेस क्लब कर सकते हैं? हाँ, तो डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर ये होता है कि वाइफ अगर हस्बैंड के साथ ही रह रही है तो एक डोमेस्टिक वायलेंस ही है। 498 भी अगर समझो डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर एक दहेज भी मांगा गया है, या पैसों के लिए या चीजों के लिए कि तेरे बाप के घर से जा मेरे लिए कार ले ले, बाइक ले ले, इस तरह के तेरे माँ बाप पैसे वाले हैं, मेरे पास पैसे नहीं है तो ये लेके आ। तो अगर ऐसी चीजें भी हो रही है और मारपीट भी हुई है तो एक चला जाता है डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर। और अगर डोमेस्टिक वायलेंस के बिफोर अगर हम 498 भी फाइल करना चाहे तो वो भी हम फाइल कर सकते हैं। और डोमेस्टिक वायलेंस का केस जब चल रहा है और अगर वाइफ को लगता है कि इसके बाद अभी क्योंकि जब केस होता है ना तो ये समझना जरूरी है कि बहुत सारी चीजें ना अनवेल्ड हो जाती है, जो जो ढकी हुई थी। क्योंकि अभी आपने मेरा चरित्र खोला तो मैं भी आपका खोलूंगी, तो बहुत सारी चीजें अनवेल होने के बाद वाइफ को या हस्बैंड को लगता है कि भाई मैं अभी इसको नहीं रख सकता हूँ, इसके साथ नहीं रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। तो क्लब तो नहीं की जाती, पर साइमल्टेनियसली आप डिवोर्स के लिए भी जा सकते हैं। उसके लिए आपको फैमिली कोर्ट में जाना हो। डोमेस्टिक वायलेंस में सिर्फ कॉम्पनसेशन आपको मिलता है, सजा नहीं मिलती है उस पर्सन को, सामने वाले पर्सन को, उसको फाइनेंशियल सजा मिलती है। वो ओके मैम। Madam Dilshad, I हाँ have हाँ हाँ। certain queries for you. Now, हम्म you pointed out that a neighbor can file the DV petition. Now, हम्म can this neighbor file a हम्म DV petition if in a shared household there is a हम्म husband, wife, and the mother-in-law, that is the हम्म husband's mother, and the हम्म mother is not comfortable with the daughter-in-law and the son, हम्म and there हम्म are regular quarrels, and the neighbor हम्म is very well versed with that they are fighting हम्म and all that.
So हम्म। can he file on that behalf, on behalf of the नो नो mom? नो And नो what नो is the time limit or parameters for that? हाँ, तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस अगर वायलेंस हुआ है फिजिकली या अब्यूजिंग, तो विद इन द 1 ईयर आप फाइल करना, ये इसका लिमिटेशंस है। आफ्टर जी 1 ईयर भी आप फाइल कर सकते हो, पर आपको डिले के वैलिड रीजन बताने होंगे। दूसरा, जब भी हम नेबर, एनजीओ या प्रोटेक्शन ऑफिसर फाइल कर सकता है, इसका मतलब है कि अगर वो लेडी खुद नहीं जा सकती है, और या फिर वायलेंस इतना बढ़ रहा है कि जहां पे हमें लगे कि लेडी के खिलाफ इतना वायलेंस हो रहा है, तो वो एप्लीकेशन फाइल कर सकती है, उसके उसको साथ में लेकर जाके उसके okay बिहाफ में उसको सपोर्ट करने के लिए। वो नेबर खुद उस केस की पार्टी नहीं होता है कि वो केस फाइल करे कि भाई ये लेडी और ये इन लॉज के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। पर अगर वो लेडी खुद नहीं जा सकती है, तो वो उसको सपोर्ट कर सकती है, या तो उसको एनजीओ के पास लेकर जाए, या तो उसको प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास लेकर जाए, या फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर को इन्फॉर्म कर सकती है कि मैंने मेरी नेबर के अंदर, समझो मेरे बाजू के अंदर दो हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत झगड़ा होता है, मैंने देखा है वाइफ रोती है, मुझे लगता है मारा मारी हो रही है, तो प्रोटेक्शन correct ऑफिसर जो है वो आगे की प्रोसीजर फिर उसको करते हैं। yes yes तो got it वो पार्टी नहीं बनते हैं केस की। yes got it and madam suppose if a husband has filed for a divorce हम्म। and can the wife go in for a DV petition and हाँ in that case the husband has to contest the divorce petition initially or he has to contest both the petitions simultaneously, which should be focused more on? राइट। तो अगर समझो कि वाइफ पर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, पर वाइफ ने केस नहीं किया, पर हस्बैंड ने डिवोर्स का केस कर दिया, तब वाइफ को लगा कि ये तो मेरी अच्छाई Hmm. का फायदा उठ गया कि मैंने उसकी कंप्लेन नहीं की, और अभी ये तो मुझसे डिवोर्स मांग रहे हैं, और उसने जी डिवोर्स फाइल कर दिया। तो मैंने जैसे कहा कि लिमिटेशन है कि 1 साल के दौरान, क्योंकि वायलेंस को हुए बहुत टाइम भी बीत जाए तो उसका मतलब नहीं बनता है। अगर वैलिड रीजन है कि आपको बाहर निकलने नहीं दिया गया, और कुछ भी आप जो बताए, तो आपने डीवी फाइल किया। अभी मैं आपको बताऊं कि मेरे ऐसे केसेस है कि जहां पर एक केस के अंदर जब मेरा डिवोर्स का केस चल रहा था, तो ये है ना, केस टू केस जज के ऊपर होता है। तो जब हमने डिवोर्स की मैटर चलानी चाहिए, तो जज ने हमें ये Hmm. कहा कि पहले डिवोर्स मैं आपको तभी ग्रांट करूंगा जब आप मुझे डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस है उसका फाइनल जजमेंट लेके आओ कि कोर्ट ने क्या किया है कि Final भाई degree. ये हुआ है। हाँ, जैसे अभी मेरा जो रिसेंट अभी एक केस के लिए मैं जहाँ पे गई थी, वहां पे मैंने जज को ये रिक्वेस्ट की कि लड़की जो है उसने पहले डोमेस्टिक वायलेंस केस किया है, और लड़के ने सिर्फ परेशान करने के लिए डाला है, डिवोर्स का कोई रीजन ही नहीं है, क्योंकि हस्बैंड के साथ कोई भी डिस्प्यूट नहीं है। तो मेरी डिवोर्स की पिटिशन नहीं चलनी चाहिए, मेरी पहला डोमेस्टिक वायलेंस की चलनी चाहिए। तो वो कोर्ट ने मुझे कहा कि ठीक है, इस दौरान हम जो भी मीडिएशन करना है हम उसकी प्रोसीजर करते, मीनवाइल आपके डोमेस्टिक वायलेंस में क्या प्रोग्रेस होती है आप अपडेट करें। तो ये जो है साथ में भी चल सकती है। कोई जज जो है हमें ये बोलेगा कि इसको हम पार्क करते हैं जब तक आप डोमेस्टिक वायलेंस का, या ऐसा हो सकता है कि आपने डिवोर्स का केस डाला और अभी ये म्यूचुअल डिवोर्स हो गया, कॉन्टेस्टेड नहीं रहा। तो कॉन्टेस्टेड नहीं रहा, वाइफ बोलते ठीक है मुझे भी डिवोर्स चाहिए, तो कोर्ट तो भी बोलेगी कि पहले डोमेस्टिक वायलेंस का आपने केस किया है, वहां से या तो आप विड्रॉ करके लेके आए या तो वहां का जजमेंट लेके आए। तो इट्स डिपेंड ऑन जज प्रैक्टिस और कोर्ट्स प्रैक्टिस किस तरह से लेते हैं, बट दोनों साथ में भी चल सकते हैं। कोर्ट ये भी बोल सकता है कि इसको पाक करके वो पहला चलाया जाए, क्योंकि उसके अंदर हस्बैंड के साथ उसकी फैमिली भी इन्वॉल्व है, और यहाँ डिवोर्स जब भी वो लेगी तो सिर्फ हस्बैंड से लेगी, तो जो उसके इन लॉज ने या जो लोगों ने उसके साथ प्रॉब्लम क्रिएट की है उसका क्या। तो कोर्ट इस तरह के व्यूज लेते हैं। और अगर Yes. हम डोमेस्टिक वायलेंस का केस चलाना चाहते हैं, तो हम कोर्ट को ये प्ली कर सकते हैं कि जैसा मैंने वहां पे भी मेंटेनेंस की, एंट्री मेंटेनेंस की डिमांड की है, और वहां पे केस चलने पे है, तो लेट्स वहां पे चीजें सॉर्ट आउट हो जाए, उसके बाद हम यहाँ पे। और कोर्ट ना भी चाहे, यानी कोर्ट अगर ना चाहे तो भी हमारे पास उसको एक्सप्लेन कराने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है। Hello. हम्म Actually, I wanted to know that if husband, wife, and their family live together, हम्म it is known as a domestic relationship. Okay. हम्म हम्म But man, woman, and a family. But the man, woman, they both are in a live-in relationship, and हम्म there is a violence in that relationship. हम्म Can this fall under domestic violence? यस यस, बहुत सारा भी ऐसा जजमेंट आ गया है कि लिव इन रिलेशनशिप पे भी अगर वायलेंस हो, मैंने कहा ना कि डोमेस्टिक वायलेंस इज नॉट ओनली फॉर अ वाइफ, इट्स फॉर अ वुमन। आप देखो ना, वुमन प्रोटेक्शन है, वुमन नॉट वाइफ प्रोटेक्शन।
यू नो आप कभी लॉ के नाम भी पढ़ेंगे ना, वो कानून के, तो ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन सी चीजों को अनफोल्ड कर रहा है। तो कोई एक भी हो, और लिव इन में उसके पास कोई भी प्रूफ ना हो। मैंने आपको कहा ना कि मेरे पास अभी दिल्ली की एक मैटर है कि जिसके अंदर बेटी ने अपने माँ बाप पे किया है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है। हम्म, तो कोई भी वुमेन हो। मैम एम आई ऑडिबल? यस मुस्कान प्लीज। मैम मेरा एक क्वेश्चन था कि हम्म। जैसे आपने कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस लेडीज के लिए है, देयर आर मेनी अदर थिंग्स आल्सो, तो अभी तो मेल्स के ऊपर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हो यस, रही हैं विच आर कमिंग इनटू नो वी आर कमिंग अक्रॉस। सो इज देयर एनीथिंग विच वेयर इन वी कैन हेल्प आउट मेल्स? इवन उनके साथ भी आजकल मेंटली और अलग वे में टॉर्चर हो रहा है, सो इज देयर एनी एक्ट विच कैन सपोर्ट देम और हेल्प देम मैम? इसीलिए मैंने मेरी पहली टिप जो थी वो मैंने यही कही कि एज एन एडवोकेट हमारे में हमें ये प्रैक्टिस आनी चाहिए कि क्लाइंट हमसे सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। हमको अगर कोई पिक्चर्स दे रहा है मारपीट के या कुछ भी, तो हम बहुत मेक श्योर करें, और इनिशियल स्टेज पर ही, प्राइमा फेसी स्टेज की विजिट पर ही अब उनको बता दे कि अगर आप गलत हुए तो मैं भी आपको बचा नहीं सकूंगी, क्योंकि कानून है। मैं आपको एक दो सेक्शंस की बात बता दूं यहाँ पे, एक सेकेंड आप चालू रखिए, मुझे भी। हाँ, जैसे कि अगर हम आईपीसी की जो सेक्शन 182 है, उसके यस मैम। अंदर ये कहा गया है कि फॉल्स कंप्लेन दर्ज करना या मैजिस्ट्रेट को या पुलिस को मिसलीड करना भी एक गुनाह है। तो इसके तहत आपको 6 महीने की सजा हो सकती है, और या तो जेल हो सकता है या फाइन हो सकता है या दोनों हो सकता है। हाँ। यस तो मैम। यस और मैम। अगर सेक्शन 21 भी हम अगर देखते हैं आईपीसी की एक्ट, तो उसके अंदर नोइंगली झूठ बोलना, जैसे मैंने यस मैम। मेरे एक पैनलिस्ट के तौर पे मैं जहाँ गई थी, वहां मैंने एक एग्जांपल शेयर किया था कि नोइंगली कि भाई ये फोटो आप रख दो, नहीं, आपको पता करना है कि ये फोटो तब का ही है, उसी यस। इंसिडेंट का है। तो आप चेक करें। देखो, एडवोकेट को ये सारी टैक्टिस सीखनी पड़ती है थ्रू आउट द टाइम। हम सिर्फ फेस वैल्यू पे नहीं जा सकते कि बहुत बेचारे लग रहे हैं, ये है, और यस मैम। कई हद तक क्या होता है कि डोमेस्टिक वायलेंस के 2-3 स्टेजेस के अंदर ही सेटलमेंट हो जाता है। हस्बैंड आके माफी मांग लेता है, वाइफ से अलग से, कि और फिर वाइफ बोलती है मैडम मुझे केस नहीं करना है, क्योंकि जेन्यून होते हैं ना, तो इस तरह से यस चीजें यस। हो जाती। हाँ, तो कई सारी ऐसी है कि झूठ झूठ बोला आपने, झूठे पेपर्स रखे, वो उसके हिसाब से सेक्शन 422 भी इसमें लग सकती है कि अगर उसने झूठी चीजें कही है तो फॉर्ज हुआ ना, तो उसके तहत यस तो मैम। 7 साल की सजा है, और वो फीमेल को भी हो सकती है। तो ये फीमेल को हम बता दें, ये बहुत यस मैम। जरूरी है, क्योंकि आजकल जो हम केसेस सुन रहे हैं ना, कि जहाँ पे यस। हस्बैंड पे वायलेंस हुआ पर हस्बैंड एस्टेब्लिश नहीं, वाइफ चली गई डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर, और इसीलिए वकील जब भी केस लेता है, अगर वुमेन की ओर से हो या हस्बैंड की ओर से हो, तो बहुत सारा मेक श्योर करे, ये सब मान ना ले कि भाई वाइफ ने किया है तो हस्बैंड गलत ही है। हस्बैंड भी सही हो सकता है। जरूरी है कि हम उस सही को एस्टैब्लिश करें, और उसके लिए बहुत रिसर्च करना होगा, बहुत पढ़ाई करनी होगी। बहुत सारी ऐसी रिसेंट बुक्स है जो हस्बैंड की फेवर में, यानी ऐसे केसेस हुए हो कि जहाँ पे वाइफ ने झूठी फाइल की हो या वाइफ ने झूठी चीजें की हो, तो हस्बैंड के फेवर में भी जजमेंट्स आए हैं। तो एज अ एडवोकेट मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगी, कैसी जो बुक होती है, महंगी होती है, 3-4 हजार की भी हो सकती है, जिसमें पिछले 20 साल के जजमेंट्स होते हैं, तो आप ये ऐसी एक बुक रखिए साथ में। जैसे कि अगर मैं आपको ये बुक बताऊं, तो मेरे पास ये बुक है, तो मैं इसमें से यस मैम। पूरी डेफिनेशन को, कौन सी डेफिनेशन की, अगर हाउस होल्ड की बात की गई तो कौन से ऐसे जजमेंट है जहाँ पे इस हाउस होल्ड की डेफिनेशन को और भी लॉ में लिखा है, उससे भी इसको वाइडर समझा गया है, तो इसका आप सहारा ले सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि फीमेल के फेवर में कानून है, फेवर में कानून नहीं है, फीमेल की सुरक्षा के लिए कानून है। हाँ, तो कोर्ट भी ये यस सारी मैम। चीजें ध्यान में रखती है। चीजें कोर्ट में आना और ऐसे ही बोलना बहुत अलग बात होती है। कोर्ट में जब विटनेस बॉक्स में होते हैं तो बल भले के पसीने छूट जाते हैं। कोर्ट बहुत आसान जगह नहीं है। हाँ, डरते हैं लोग आने से, और ये डर बना भी रहना चाहिए कि आप झूठ बोल के या किसी को टॉर्चर करने के लिए ना करे, बदला लेने के लिए ना करे, पर न्याय लेने के लिए करे। अगर इनजस्टिस हुआ है तो जस्टिस पाना आपका राइट। ट्रू मैम, और यानी लॉ, ऑनेस्टी आइज ऑफ होनी लॉ चाहिए। में कॉन्स्टिट्यूशन वुमेन एंड सिटीजन कहती है, इंडियन सिटीजन। ये ऐसा नहीं कहती है कि इंडियन मेल सिटीजन या इंडियन फीमेल सिटीजन, इंडियन सिटीजन।
सारे जो राइट्स है, तो इन द आईज ऑफ लॉ विमेन मैन सेम है, इक्वल है, और दोनों अपना अपना पक्ष रखे और दोनों अपना अपना सत्य जो है वो प्रस्थापित करने की कोशिश करे। और फिर तो कानून है, वहां नहीं होता है तो हम ऊपर की कोर्ट में जा सकते हैं, रेमेडीज के लिए। Thank you, ma'am. Thank you so much. जी। मैम चैट बॉक्स में एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि स्पीडी ट्रायल के लिए क्या सॉल्यूशंस हैं इन सच केसेस, एंड एक और कॉमन क्वेश्चन है कि प्रोटेक्शन के लिए कोर्ट ऑर्डर देती है पर क्या असली में प्रोटेक्शन होता है। तो मैम ये काफी सारे लोगों ने चैट में ये 2 क्वेश्चंस पूछे हैं। स्पीडी तो मैं बिल्कुल जज के ऊपर ही है। अभी जैसे कि मैं आपको कहूँ, मैं रिसेंटली एक गुजरात की कोर्ट में गई, मैंने 3 स्टेजेस एक साथ चला लिए और मैंने मैंने तीनों, क्योंकि मैं बाहर गांव वापस जाऊँ तो मैंने ये रखा था प्ली वहां पे कि बाहर गांव से आना, फिर क्लाइंट को ये सारी चीजें फाइनेंशियली क्रंच करती है। तो मैंने 2-3 स्टेजेस, तो ये एडवोकेट के ऊपर है। अगर कोर्ट फास्ट ट्रैक नहीं चला सकती, बहुत सारे केस है, पर हम चला सकते हैं। हम डेट न ले, हम तैयार रहे। कोर्ट अगर हमको कुछ पूछता है तो हमको तैयारी करने के लिए ये ना बोले कि आई हैव टू स्टडी एंड आई कम बैक, तो कोर्ट फास्ट ट्रैक जैसा कुछ है नहीं। पर अगर अगर डेथ एंड डाई की सिचुएशन है तो फास्ट ट्रैक भी हो सकता है। और प्रोटेक्शन, यस, प्रोटेक्शन मिलता है। जैसे मैंने कहा कि अगर कोर्ट का ऑर्डर है तो फिर कोर्ट का ऑर्डर जैसे ही उल्लंघन होता है 100 डायल करो, पुलिस को बुला लो, और कोर्ट का ऑर्डर दिखाते ही वो, हालांकि ऐसा बहुत रेयर केस में होता है कि प्रोटेक्शन को प्रोटेक्शन ऑर्डर का उल्लंघन किया जाता है, ओबे करते हैं, बिकॉज दे नो व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसी ऑफ दिस डिसओबीडियंट ऑफ द ऑर्डर। तो बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि उल्लंघन किया जाए। और नॉर्मली ये होता है कि एक तबके के लोग होते हैं, नॉन एजुकेटेड होते हैं, तो वो लोग होते हैं जो ड्रिंक करके ना किसी की नहीं सुनते, तब ये हो सकता है। पर उस मामले में पुलिस उनको सीधा पकड़ लेती है, जेल में बिठा दी, फिर वापस चीजें चलती है। तो प्रोटेक्शन ऑर्डर पे बहुत अच्छे से फॉलोअप होता है। अच्छा, प्रोटेक्शन ऑर्डर में फॉलोअप की जब बात करूं, प्रोटेक्शन ऑर्डर कोर्ट ने कर दिया, फिर उसका फॉलोअप लेने का काम प्रोटेक्शन ऑफिसर का है। तो प्रोटेक्शन ऑफिसर यू नो वीकली वीकली बुलाए, विजिट कर ले उनके घर की, सरप्राइजिंगली चले जाए, वाइफ प्रोटेक्शन ऑफिसर को कंप्लेन कर दे, प्रोटेक्शन ऑफिसर फिर वो स्टेटमेंट लेके वापस रिपोर्ट करे कोर्ट को। तो यस, फॉलोअप होता है और प्रोटेक्शन को अबाइड किया जाता है। ओके मैम। मैम थैंक यू सो मच, इतने कम समय में आपने हमें इतना सारा नॉलेज दिया जो बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच मैम। Thank you so much, Malvika, and entire your team, and प्ली वेबसाइट एंड आपका जो देसाई फाउंडेशन फॉर चेंज है, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे खुद को भी आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। मैं खुद भी काफी सारा रिवाइज करी, समझी, अपने लिए भी समझी और समझाने की भी मैंने कोशिश की। होप सबको ये नॉलेज जो है वो यूजफुल हो, और आप अपनी नॉलेज की जर्नी ऐसे ही चालू रखें, क्योंकि लॉ ही एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर हम रुक नहीं सकते हैं। कॉलेज का एजुकेशन खत्म, हम बैठ जाए, ऐसा नहीं है, आपको रोज पढ़ना है। आज शाम को सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का कोई जजमेंट आया जो आपको कल काम आ सकता है, तो अपने आप को अपडेटेड रखें, इंटेलेक्चुअली हमेशा अपने आप को इंगेज रखें। और मेरी शुभकामनाएं सारे लॉ स्टूडेंट्स के लिए कि आप अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा करें। कहीं पर भी मैं आपको कहीं पर काम आ सकती हूँ तो प्लीज आप मुझे बेझिझक अप्रोच कर सकते हैं। सिर्फ मुझे एक मैसेज ड्रॉप करें, मैं अपना टाइम आपको दूंगी, फिर आप मुझे कॉल करके पूछ भी सकते जी मैम, थैंक यू सो मच हैं। वंस मैम। अगेन थैंक यू सो मच।